हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टीचर तैयारी में। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, और इसलिए हम स्टूडियो में नहीं जा पाए। आज फिर हम यहाँ अपने घर से ही पढ़ा रहे हैं और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं में, जैसा कि देखा होगा क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कराना है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और आपके पिछले परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये सामने क्वेश्चन है, जैसे कि जानते हैं ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। और ये सब बड़ा ही और भी पैरेलली हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, when current I flowing through a conductor depth velocity is v, if 2I current flowing through same metal but having double area of cross section, then depth velocity will be। जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर तो भी सही है, क्योंकि डिप्थ वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिप्थ वेलोसिटी बराबर होता है करंट अपॉन एन ई ए, यानी वही कंडक्टर है तो एन सेम होगा। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, जिसको करंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहते हैं। तो वही कंडक्टर है, जैसे कि जानते हैं वही कंडक्टर है, तो एन सेम रहेगा। ई जैसा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सेम रहेगा। हमने क्या किया? करंट को दोगुना किया, तो वी डी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट अपॉन एरिया। तो करंट को भी दोगुना किया और साथ साथ एरिया को भी दोगुना किया, तो डेप्थ वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, डेप्थ वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट? ये फ्लोइंग करंट आई पर डिपेंड करती है, और एरिया पर डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, तो मेटल वही है तो एन वही होगा। अब समझ गए होंगे आप ये, इसलिए ये आपका पहला का आंसर सी सही है। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप जैसा कि देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन ऑर्डर ऑफ डेप्थ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार आया है कि जैसे हम कहते हैं कि ये आंसर तो ये सही है, देखिए आंसर ये सही है। वैसे डेप्थ वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेप्थ वेलोसिटी 10 यानी फिर लिख दे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 2 का गुणा करेंगे, और 10⁻⁻² गुणे 10 की घात 2 करेंगे तो आपकी डेप्थ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 10⁻²। इस तरह से इसका बी आंसर सही है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है if 0.1 length is increased due to stretching then percentage increase in resistance will be। आपको हम ये चीज बता दें स्टूडेंट, यदि तार को खींचा जाता है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध जो होता है, वैद्युत प्रतिरोध जो होता है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि जानते हैं कि ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेंथ, जैसे कि परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज की बात होगी तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज जो होता है, और वो 2 टाइम्स लेंथ का परसेंटेज चेंज का होता है। ठीक है, तो यहाँ 0.1% लंबाई बढ़ाई गई तो उसका दुगना परसेंटेज चेंज होगा, इसलिए इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। ये हमेशा याद रहे, एक तार को खींचा जाए
तार को खींचते हैं, और तार को खींचने का मतलब है स्टूडेंट, हम बता दें, जब तार को खींचा जाता है तो मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। और जब मास कांस्टेंट होता है तो भाई मटेरियल उतना है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, हमने एक तार को खींचा है और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया, तो याद रहे एल को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना होगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि रेजिस्टेंस लंबाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर की। तो एल को दोगुना करेंगे, यदि एल को एन गुना हम बढ़ाते हैं खींचकर, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना हो जाता है। इसलिए इसका आंसर, जैसे परसेंटेज की बात करेंगे तो लंबाई का प्रतिशत का परिवर्तन का दोगुना होता है रेजिस्टेंस का प्रतिशत चेंज। ये आ गया होगा क्वेश्चन, समझ गए। ये देखिए अब चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हो, आप चौथा क्वेश्चन देख पा रहे हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब लेंथ 50 सेंटीमीटर अक्रॉस टू साइड विल बी इक्वल होगा। ठीक है, तो वैसे आंसर तो इसका क्या सही है, आंसर आपका ए सही है, आंसर ए सही है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम आपको कह दें कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, रो और लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दें। रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू आपको क्या दिया है 50 इंटू 10⁻⁻8। आप जानते हैं यदि क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या होगा। मान लो क्यूब की भुजा की लंबाई एल है, तो क्यूब का एरिया जो होगा एल गुणे एल, और भुजा की लंबाई जो दो फेस के बीच की दूरी होगी वो एल होगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक 1/L होगा। एल होगा, एल मान लो प्रत्येक साइड। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू जब पुट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू और 1/, कितना होगा 50 गुणे 10 के घाते -2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻6 ओम्स हो जाएगा। देखिए एक चीज बता दें, क्यूब आप जानते हो, क्यूब के दो फेस के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको जानते हैं दो फेस के बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी गुणे दोनों फेस के बीच की दूरी और बटा फेस का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो आप पांचवा समझ पा रहे हो। चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रो। इट्स, देखिए ये है, इट्स लेंथ विल बी, किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसका आयतन 3 मीटर स्क्वायर क्यूब है, प्रतिरोध 3 ओम है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। हम आपको ये कहेंगे किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है, यदि हम बता दें, देखिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस है हमें आयतन और लंबाई के पदों में लिखना है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में जो जो आपके डेटा दिए रहेंगे उसी के टर्म में आपको एग्जाम हॉल में फार्मूला आना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं, एग्जाम हॉल में फार्मूला आना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे आपका आर, और ये फार्मूले में क्या है कि जैसे रो हो गया, और उसके टर्म में क्या होता है, इसके टर्म में आपको फार्मूला बिल्कुल लिखना आना चाहिए। तो देखिए इसके टर्म में जो फार्मूला होता है हम आपको ये बताएंगे। जैसे आपको क्या कह दिया है, आयतन दिया है। दूसरी चीज, और किसी तार का इतना है, इसका आयतन दिया है, तो लंबाई निकालना। तो ठीक है, लंबाई के टर्म में ये बेटा लंबाई का स्क्वायर है और ये डेंसिटी है, और नीचे मास होता है। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कट जाएंगे तो स्वाभाविक है
आर और बराबर, और ये देखिए एल, रो, रो आपने रो लिखा, और लेंथ, लेंथ आपको निकालना है बटा वैल्यूम 3 है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का भी मान कितना है, 3 है। 3 बराबर, देखिए रेजिस्टेंस का मान भी 3 है, और रो का मान रो रखेंगे, और एल स्क्वायर बटा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई ये निकालना है, आपको लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा अंडर उर 9 बटे रो, और 9 बटे रो का मतलब है आपका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है रेजिस्टिविटी रो दिया है, और इसका आयतन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयतन क्या दिया है, 3 मीटर क्यूब दिया है, और रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है, लंबाई निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला रहेगा, हम आपको बताएं फार्मूला जो रहेगा ये वाला रहेगा, रो रेजिस्टिविटी लंबाई का वर्ग बटा, और यह डेंसिटी भर रहेगा, और यह मास होता है। अब मास की जगह आयतन गुणे घनत्व रख देंगे, डी डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है, शॉर्ट याद रखना है, रेजिस्टिविटी लंबाई का वर्ग बटा आपका वैल्यूम, ये एक नया फार्मूला बन जाता है। समझ गए होंगे, ये क्लियर है। अब छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, in hydrogen atom electron make 6.6 into 10 the power 50 revolution per second around nucleus in orbit of radius 0.5 into 10 the power minus 10 meter, it equivalent to current as nearly। देखिए एक चीज बता दे, जब एक चार्ज एक ऑर्बिटिंग करता है, ऑर्बिटिंग का मतलब सर्कुलर मोशन करता है, एक सर्किल में चलता है, और किस फ्रीक्वेंसी से, एफ फ्रीक्वेंसी, तो उससे जो जुड़ा हुआ करंट होता है वो Q इंटू एफ होता है। Q चार्ज की मात्रा है, चार्ज में कितना चार्ज है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी क्या है, चक्रों की संख्या है, एक सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन चक्कर लगाता है। तो देखिए यहां आपको बता दे Q का मान क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। और गोड़े गोड़े हम आपको ये कर दे, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10⁻, और 15 दिया है, ये 15 है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बी सही है, 1 मिली एम्पियर ऑर्डर का आएगा। आप समझ रहे हैं, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐसा है कि क्यू चार्ज एफ फ्रीक्वेंसी से एक सर्किल में गति करता है, तो उससे जो एसोसिएटेड करंट है, वैद्युत धारा कितनी बनती है, Q इंटू एफ। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, याद रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का धनात्मक तापमान गुणांक किसके लिए है, ये है आपका मेटल के लिए। ये देखिए ये आपको नोट करना है, जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, ये देखिए 1 प्लस ये अल्फा थीटा, देखिए ये थीटा टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। आर नॉट क्या है, 0 सेल्सियस पर किसी भी तार का वैद्युत प्रतिरोध है, तो थीटा तापमान पर उसका वैद्युत प्रतिरोध 8 थीटा इस फार्मूला से होता है। देखिए याद रहे, फार मेटल, मेटल के लिए जो होता है अल्फा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। और सेमी कंडक्टर के लिए बच्चों, फार सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए जो होता है अल्फा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन, जर्मेनियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये तामा, मेटल तामा होता है, इसलिए स्टूडेंट तामा का जो अल्फा है पॉजिटिव होगा, ये याद रहे। इसका मतलब एक चीज और है स्टूडेंट, जिसका अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब तापमान बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए कहते हैं तापमान बढ़ेगा तो मेटल के जितने भी तार हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। और वही अदर हैंड
दूसरी तरह से आप कहते हैं जैसे आपका सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है, उसमें जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनका जो अल्फा होता है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए कहते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम का तापमान बढ़ता है तो उसका वैद्युत प्रतिरोध घटता है, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टर सच एज सिलिकॉन जर्मेनियम। आप समझ गए होंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है और इसको आपको दिमाग में रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए। आप समझ गए होंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन। बच्चों आठवां क्वेश्चन देखना है। इफ एन ई रो and m represent electron density, relaxation mass of electron, then resistance of wire I, resistance of wire, एक वायर है जिसकी लंबाई a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यानी कह सकते हैं एक तार जिसकी लंबाई l है, अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और क्रमशः एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर इज n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, यानी टाउ जो है ये विश्राम काल है, तो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होता है। तो आप इस फार्मूला को याद रहे, जैसा कि जानते हैं वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है रो और एल बटा ए। ये भी आपको मालूम है कि रो बराबर स्टूडेंट आज के बाद आना चाहिए, रो रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये बराबर होता है एम बटा एन ई स्क्वायर और टाउ। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आर बराबर हो जाएगा एम बटा एन ई स्क्वायर और टाउ और एल बटा ए। अब आपको देख रहा है कौन सा सही है, ये आपका ए सही है, ए सही है आंसर, समझ में आ गया, ए सही है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohms, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% बाई स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। वैसे तो आंसर ये है इसका। देखिए हम आपको कई बार बताए हैं और शुरुआत में भी ये चीज़ बताया गया है कि किसी तार को खींचते हैं तो उसका द्रव्यमान स्थिर होता है, जिससे स्टूडेंट क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लंबाई के वर्ग के समानुपाती होती है। तो याद रहे लंबाई 10% आप बढ़ाओगे तो लंबाई जो हो जाएगी वो कितने गुना बढ़ेगी। देखिए एक ट्रिक याद रखना है हमारा, यदि कोई भी चीज़ x% बढ़ाते हैं तो वो कितने गुना हो जाती है, 1 प्लस एक्स बटा 100 गुना हो जाती है। 10% लंबाई बढ़ाया तो ये कितना गुना हो जाएगी, 1.1 टाइम्स हो जाएगी। और आप जानते हो यदि लंबाई को n गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ेगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा स्टूडेंट, 1.1 का वर्ग यानी 1.21 टाइम्स हो जाएगा। हमारी ट्रिक याद रखना है। और आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, जो क्लास ये हमारा क्लास ले रहे हैं देख रहे हैं, यदि कोई भी क्वांटिटी n गुना हो जाए और आपको परसेंटेज भी चेंज करना है तो याद रहे n-1 करें गुणे 100 कर दें। तो देखिए रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1.21 माइनस 1 जो आएगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1.21 गुना, तो 10 का 10 शुरुआत का रेजिस्टेंस है तो उसमें 1.21 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दशमलव, ये आपका आ जाएगा 12.1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रतिरोध क्या आ गया, देखिए 1.21 गुणा हो गया तो 10 में गुणा करेंगे तो 12.1 ओम्स हो जाएगा। यानी आपका ये आंसर जो है क्या है,
12.1 ओम्स आंसर होगा। आप समझ गए होंगे इस तरह से। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। देखिए याद रहे कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कैपिटल जी होता है, और कैपिटल जी को कहते हैं कंडक्टेंस। कैपिटल जी को स्टूडेंट कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस का मतलब है प्रवाह तत्व, यानी कंडक्टेंस। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। एक चीज और बता दें, यदि एग्जाम में आपके ये आ जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या प्रतिफल, यानी रेसिप्रोकल किसके बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विशिष्ट वैद्युत चालकता। एक पहली आपका और क्वेश्चन तैयार हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह आपको याद रखना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? कि यदि आपका परीक्षाओं में ये आता है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, 1/R किसके बराबर है, तो ये है कंडक्टेंस। और यदि आता है विशिष्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल 1/ρ किसके बराबर है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कंडक्टिविटी इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ। देखिए हम मेटल की बात करें स्टूडेंट, मेटल की बात करें तो जो कंडक्टिविटी होती है ये बराबर होता है एन ई, और एक और चीज होता है एन ई और म्यू। म्यू, ये फार्मूला आपको नोट करना है। देखिए इलेक्ट्रॉन, हर मेटल का इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम है, हर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सेम है। अब हर कंडक्टर में क्या डिफर होता है? एन। एन को क्या कहते हैं? एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी किसी भी मेटल की कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की समानुपाती होती है, और जिसमें n अधिक है उसकी कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता अधिक होगी। तो आपका जो आंसर है वो बी सही है। इसलिए बी सही है कि एल्युमिनियम, देखिए याद रहे कि जो एल्युमिनियम का n है वो सबसे कम है। इसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कॉपर का अधिक है। फिर इसके बाद जो चांदी है, सिल्वर है, उसका एन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आप समझ गए होंगे, जिस मेटल में एन सबसे अधिक है उसकी वैद्युत चालकता अधिक होती है। तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर भी पाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम एक चीज बता दें, जब एक कह रहा है कि इनर्ट गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दो प्लेटें हैं। देखिए दो प्लेटें हैं, उनके बीच में जैसे दो प्लेटें हैं, और स्टूडेंट उसमें पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है। अक्सर आपको एक चीज बता दें, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज की दिशा लेते हैं। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है, फ्लो होता है, उसी दिशा में हम क्या लेते हैं? उसी दिशा में हम जो है करंट, वैद्युत धारा की दिशा लेते हैं। और नेगेटिव चार्ज की चलने की दिशा के विपरीत हम वैद्युत धारा लेते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे दो प्लेटें हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इधर और नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इधर, तो दोनों का जो टोटल करंट होगा, जो बच्चों टोटल करंट होगा, वो आई जो पॉजिटिव चार्ज और प्लस आई नेगेटिव चार्ज। ये याद रहे। क्यों नेगेटिव चार्ज? इसलिए कि इसका पॉजिटिव चार्ज का करंट आपका राइट वर्ड बनेगा और नेगेटिव चार्ज का भी करंट राइट वर्ड बनेगा। दोनों करंट एक ही दिशा में होंगे, तो टोटल करंट
पॉजिटिव का करंट प्लस नेगेटिव का करंट, ये आपका टोटल करंट होगा। और इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज का करंट, पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव आयंस कितने हैं, देखिए पॉजिटिव आयंस, देखिए ये आपका पॉजिटिव आयन है 2.9 और इंटू 10, ये कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, देखिए 10⁸ और याद रहे इतने आयंस है और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह स्टूडेंट नेगेटिव आयंस कितने फ्लो हो रहे हैं एक सेकेंड में, देखिए 1.2 इंटू 10⁻18 और उसमें भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे ये 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया होगा। इतने पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का गुणा कर देंगे, इसी तरह इतना नेगेटिव चार्ज है इसमें गुणा कर देंगे और इसका जो टोटल करंट जो आएगा स्टूडेंट, जो टोटल करंट आएगा, क्योंकि आपको टोटल करंट निकालना है, ठीक है, और टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट आपका ये एक्चुअली दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.656 एम्पियर आएगा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, देखिए ऑप्शन हम दिखाएं, देखिए ये कोई इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन से सही हो डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंडक्टर कैरी करंट 0.2 एम्पियर इन 30 सेकेंड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको कहेंगे एक कंडक्टर है जिसमें 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी अनप्रस्थ पृष्ठ से फ्लो होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। तो याद रहे, आपको बड़ा अच्छा बता दे कि इसमें आपका वैसे आंसर तो सी सही है। आंसर क्या सही है, आंसर जो है दैट इज, हाँ आंसर देखिए सी सही है। आपको एक कंसेप्ट बता दें, देखिए एक सेकेंड में एक एम्पियर करंट में, देखिए एक सेकेंड में एक एम्पियर करंट, जब कोई भी तार में करंट फ्लो होता है तो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। आप ये याद रखो, हम आपको ट्रिक बता दें, कोई तार में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो एक सेकेंड में 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, प्रवाह होते हैं। ठीक है, तो जीरो जितने करंट में 0.2 एम्पियर में और कितने सेकेंड में 30 सेकेंड में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही सी आंसर आ जाएगा। समझ पे आ गया होगा स्टूडेंट। ये आपको इस ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि एक एम्पियर करंट जब कंडक्टर में फ्लो होता है तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो जैसे मान लो आई एम्पियर और 30 सेकेंड में, देखिए जनरल फार्मूला बन गया कि जब कह दिया जाए कि कोई भी तार में आई एम्पियर करंट बह रहा है, कितना आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो याद रहे कि आप क्या करो, इसमें आप इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें आप आई एम्पियर का गुणा कर दो और टी का आप गुणा कर दो, यानी हम ये कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 में आई इंटू टी का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, हाँ अब देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार है, एक तार, ठीक है, हाँ एक तार
एक तार जैसे कि जानते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है ए वायर रेडियस आर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू वायर रेडियस आर बाई टू देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। हम आपको ये कहेंगे यदि तार को खींचा जाता है, तार को खींचा जाता है तो द्रव्यमान स्थिर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है रेडियस के 4 घात के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के 4 घात के। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यदि तार को खींचा जाता है तो उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसकी त्रिज्या के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। तो स्वाभाविक है यदि रेडियस को आप आधा कर दोगे तो ये 16 गुना हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो सही है 16 आ रहा है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दें, यदि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, परसेंटेज की कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रहे रेजिस्टेंस। देखिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज जो होता है 4 गुना होता है रेडियस का परसेंटेज चेंज, रेडियस का परसेंटेज। यदि इसी क्वेश्चन में आ जाए कि यदि रेडियस को 1% बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत चेंज होगा। यदि माइनस ये बता रहा है स्टूडेंट, माइनस क्या बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, और तार खींचेंगे तो रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। इस तरह यदि हम तार को खींचते हैं, इस तरह खींचते हैं, रेडियस को 1% घटा दें तो रेजिस्टेंस 4% बढ़ जाएगा। समझ गए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये तार को खींचकर उसकी त्रिज्या यानी रेडियस हम आधी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध से 16 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। समझ गए हैं। तो ये आपका है। देखिए ये 15 क्वेश्चन, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, इसका आंसर रेजिस्टिविटी है, क्योंकि आपको याद रखना है यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, और ये जो रो बराबर होता है, रो बराबर होता है, देखिए रो बराबर क्या होगा, आर और इंटू ए बटा एल। तो स्वाभाविक है ये ओम, इसकी ओम यूनिट होगी। ठीक है, इसकी ओम होगी, और ए की मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर स्क्वायर होगी, और इसकी मीटर होगी। इस तरह से आप ऐसे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ी यूजफुल होंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपकी तैयारी के लिए, तो ऐसे आप बने रहिए और हमारी प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।